नमस्कार बच्चों, मैं संदीप जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि 7th क्लास का हमारा लेसन चल रहा है नए राजा और उनके राज्य। आज हम उसके प्रश्न है बहुविकल्पीय MCQ वो पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आपको पीछे वाले प्रश्न समझ में आ गए तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न है वो आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। तो इसे आप ध्यान से पढ़ें और उम्मीद के साथ चलते हैं आगे। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? अभी जो है कल हमने पढ़ा था राष्ट्रकूट है वो दक्खन के शासक थे, आरंभ में चालुक्यों के अधीन थे और जो उनका प्रधान दंतीदुर्ग था और उन्होंने जो है अपने चालुक्य के अधीनता मानने से इनकार कर दिया था और हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करके सत्ता में आए थे। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन हुए? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हुए दंतीदुर्ग, जो उनका प्रधान था। कल्हण का काव्य शास्त्र निम्न प्रदेशों के राजाओं की जानकारी देता है। कल्हण कल्हण है वो कश्मीर का जो है जो शासक थे उनके आलोचनात्मक रूप से उन्होंने वर्णन किया था। तो कल्हण है वो कहाँ के जो है राजाओं की जानकारी देते हैं? कश्मीर के राजाओं की बुराई की थी उन्होंने अपने अभिलेखों में। अपने जो है जो लिखे थे उन्होंने काव्य, उनमें जो है उन्होंने कश्मीर के राजाओं की बुराई की थी, निंदा की थी। आगे आपका प्रश्न है कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से राजवंश शामिल नहीं था उसमें गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और आपका जो है पाल, ये तीन है जिन्होंने कन्नौज को लेकर जो है युद्ध किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इनको लेकर के, लेकिन चोल थे वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। चोलों का राजवंश है वो कन्नौज के लिए संघर्ष नहीं किया था। अल हिंद किताब का लेखक कौन था? पढ़ा था हमने। अल हिंद किताब के जो लेखक थे वो थे अल बेरूनी, जो मोहम्मद गजनवी के साथ जो है भारत में आए थे और उन्होंने जो है जहाँ मोहम्मद गजनवी ने जो लूटपाट की जो भी जो है अपने उन्होंने किताब लिखी थी अल हिंद, उसमें उसने लिखा था। ये भी प्रश्न कल आया था। चाहवानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ये प्रश्न भी कल आया था। पृथ्वीराज तृतीय जो है जिन्होंने जो है मोहम्मद गोरी ने जो है करनाल के युद्ध में जो है करनाल के पास जगह है जहाँ पर युद्ध हुआ था और उन्होंने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया था और अपने साथ जो है अफगानिस्तान ले गया था। तो इसका चौहानों का प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को कब हराया था? दोनों प्रश्न देखो, मोहम्मद गोरी को कब हराया था? मोहम्मद गोरी को 1191 में हराया था और 1192 में फिर जब युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वी राज तृतीय को हराया था। पृथ्वीराज तृतीय है वो 997 से लेकर 1030 तक उन्होंने भारत पर शासन किया था, 33 ईयर्स। सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन था? सबसे शक्तिशाली चोल शासक था राज प्रथम। चोल शासकों में गांव का समूह कहलाता था। गांव का समूह कहलाता था। ये भी आया था आपका कल प्रश्न। नाडू क्या कहलाता है? वो नाडू कहलाता है। इसका सही आंसर रहेगा नाडू। चोल द्वारा ब्राह्मणों को दी गई जो है भूमि अनुदान कहलाता है। ये भी आया था कल, डेफिनेशन में भी आया था और ये भी प्रश्न था। तो ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि है वो ब्रह्मदे कहलाती है। आंसर रहेगा आपका ब्रह्मदे। चोल शासकों द्वारा धनी भूस्वामियों को दी जाने वाली एक उपाधि थी। धनी भूस्वामी थे उनको जो उपाधि दी जाती थी वो भी था आपका मुवेद वेलन। क्या नाम था उनका? ग ऑप्शन सही है इसका, मुवेद वेलन। आगे जो है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो भी अभी जो हमने पढ़े हैं इसी से संबंधित प्रश्न है और उम्मीद के साथ एक बार आगे पढ़ते हैं। और जो अगर आपको पीछे वाले समझ में आ गए हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल ही आसान बन जाएंगे। 7वीं शताब्दी के बाद भारत के 3 राजवंशों का नाम बताओ। 3 राजवंश जिन्होंने जो है गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चौहान, ये सारे जो है राजवंशों का उदय हुआ था 7वीं शताब्दी के बाद। जो कनौज को लेकर युद्ध हुआ था, ये जो कनौज है यूपी के अंदर, यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ये यहाँ पर आपका पाल और यहाँ आपका जो है राष्ट्रकूट और यहाँ जो है ये जो है इसको लेकर गुर्जर, प्रतिहार, ये जो है कन्नौज को लेकर युद्ध हुआ था। तो मैप में भी आपको देख लिया है। उसके बाद जो है
अधिक सत्ता और संपदा प्राप्त सामंत, सामंत जो धनी व्यक्ति थे, अपने लिए किन किन उपाधियों की घोषणा करते थे, वो कहलाते थे महासामंत। महासामंत, सामंत जो थे वो महासामंत और महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि जो है उपाधि धारण करते थे। आगे जो आपका प्रश्न है, एलोरा की गुफा, महाराष्ट्र के अंदर एलोरा की गुफा 15 में विष्णु के नरसिंहार के रूप से संबंधित भित्ति चित्र किस काल का है? वो है राष्ट्रकूट काल का। कौन से काल का? राष्ट्रकूट काल का। और ब्राह्मण जो है भूमि, ये भी अभी हमने पढ़ा है आपको कि जो है भूमि अनुदान प्राय किसे दिया जाता था? ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि कहलाती है ब्रह्मदेय। आगे आपका राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति कैसे की जाती थी? बिल्कुल आसान प्रश्न। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति जो है प्राय है वो प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा की जाती थी। अब ये तो आप सभी भी जानते हो कि अगर किसी गरीब व्यक्ति को, जिसका कोई प्रभाव नहीं है, उस व्यक्ति को अगर कर वसूल करने के लिए भेज दिया जाए तो क्या वो कर इकट्ठा कर पाएगा? नहीं, क्योंकि लोग उसे कर देंगे ही नहीं। तो इसलिए जो है कर इकट्ठा करने के लिए किसी प्रभावशाली परिवार में से ही नियुक्ति की जाती थी। उसके पद प्राय वंशानुगत आता था। वंशानुगत का मतलब होता है कि पहले उसके दादा थे इस पद पर, उसके बाद उसके पिताजी, अब उसको जो है ये पद मिला है, उसके बाद उसके आने वाले संतान है वो इस पद को प्राप्त करेगी। सेना में भर्ती का आधार क्या था? सेना में भर्ती का आधार क्या था? सेना में भर्ती का आधार था वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब अभी मैंने बताया है कि जो है ये पद उनका पैतृक था। राजा अपने निकट संबंधियों को ही उस पद पर नियुक्त करता था। प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्तियाँ जो है की रचना है वो विद्वान ब्राह्मणों ने की थी। वे राजा के प्रशंसा में जो है ऐसा करते थे। वे प्रशासन में राजा की सहायता करते रहते थे। प्रशस्तियाँ होती है किसी राजा के बड़ाई में लिखा गया लेख। प्रतिहार नरेश नाग भट्ट की प्रशस्ति कहाँ से मिली है और किस भाषा में लिखी है? तो नाग भट्ट की जो है प्रशस्ति है वो ग्वालियर, मध्य प्रदेश के अंदर जगह है ग्वालियर, और संस्कृत भाषा में जो है ये मिली है। सुल्तान का क्या अर्थ है? सुल्तान वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है। सुल्तान है वो कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है शासक। आगे जो आपका प्रश्न आता है, चोल शासक राज और राजेंद्र द्वारा बनाए गए दो भव्य मंदिरों के नाम बताए। तंजावुर और गंगई जो है गौंड चोलपुरम, क्या मंदिर? दो जो मंदिर है, तंजावुर जो है तमिलनाडु के अंदर है और गंगई कोड चोलपुरम के मंदिर है वो प्रसिद्ध है। उर और नाडु का अर्थ समझाइए। ये भी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। उर जो है चोल प्रशासन में किसानों के गांव थे। उर जो है चोलों का जब शासन था तो चोल प्रशासन में गांव किसानों का गांव था। सिंचाई की उचित व्यवस्था, सिंचाई जो थी आपकी उचित व्यवस्था होने के कारण, सिंचाई की जो है वहाँ पर उचित व्यवस्था होने के कारण, सिंचाई मतलब जो है उर जो है चोल प्रशासन में किसानों के गांव थे। सिंचाई की उचित व्यवस्था होने के कारण यहाँ पर जो है खेती बहुत समृद्ध थी। सिंचाई अच्छी होगी तो आपको पता है कि खेती भी अच्छी होगी। और नाडू जो है उर नामक जो है गांव का समूह था। उर जो है किसानों के जो गांव थे उन गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? नाडू कहा जाता था। नाडू न्याय करने और कर वसूल करने जैसे जो है कार्य करते थे। वेल्ला जो है चोल साम्राज्य में रहने वाले धनी किसान थे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Alright.